नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस राजस्थान भूगोल की सीरीज़ में। मैं सुरभि आपके सामने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आई हूँ राजस्थान के भूगोल का सेकंड पार्ट, यानी कि सेकंड चैप्टर हमारा जो है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान में किस तरह से भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है, मैदानी, पठारी, पहाड़ी और जितने भी भूभाग है उनको किस तरीके से उनका डिवाइडेशन किया गया है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बात करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान का जो विस्तार है, यानी राजस्थान का विस्तार भारत में किस जगह पर आता है। तो राजस्थान के पर्वत, पठारी, मैदानी और रेगिस्तानी भूदृश्य मिलते हैं यहाँ पर। यानी कि भूदृश्य का मतलब ये होता है कि एक ही भूमि पर पहाड़, पठार, मैदान और हर तरह की आपको हिमालय की चोटियां देखने को मिल जाएगी। राजस्थान का अधिकांश जो भाग है वो पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी मार्ग पर, यानी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी, यानी कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी अगर हम देखेंगे तो ये तैथिस सागर का अवशेष था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हिमालय से आने वाली जो पहाड़ियां हैं, वहां से आने वाली जो मिट्टियां हैं, उसके कारण क्या इसको काट दिया गया है। हिमालय में बहुत सारी नदियां जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टियां लेकर आती है। मिट्टियों के कटाव के कारण क्या होगा, इसका मार्ग बदल गया है। अब तैथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांभर, लूणकरणसर और इस तरह के खारे पानी के जिले हैं, पंचभद्रा, ठीक है ना, ये सब खारे पानी की झीलें आज भी राजस्थान में विद्यमान है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पठारी भाग जो है वो है गोंडवाना लैंड का भाग। एक तरफ तो तैथिस सागर का भाग हो गया और एक तरफ गोंडवाना लैंड का भाग हो। सभी भूभागों का क्लासिफिकेशन हम मैप के द्वारा करेंगे। चलिए चलते हैं, हम बनाते हैं राजस्थान का मैप और पांचों भागों को अच्छे से डिवाइड करते हैं और पांचों भागों को अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए, ये है हमारे राजस्थान का मैप। हालांकि राजस्थान का मैप जैसा ही दिख रहा है ये, ठीक है। तो राजस्थान का मैप मानते हैं हम इसको। यहाँ पर हम दिशाएं अंकित करते हैं। सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। जब भी हम किसी भी क्षेत्र का, चाहे राजस्थान ले लो, भारत ले लो, विश्व ले लो या पूरा ही एशिया महाद्वीप ले लो, किसी भी चीज को हम पढ़ेंगे तो मैप में पढ़ेंगे। और मैप में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम दिशाओं को अंकित करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब हम इन दिशाओं को अंकित करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा आधा काम तो वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जब भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है हमारा वो पश्चिमी शुष्क प्रदेश आता है, तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अब पश्चिम से ही पता पड़ गया अपन को कि पश्चिमी शुष्क प्रदेश है तो पश्चिमी ही आएगा। तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश क्यों है, क्योंकि राजस्थान में जब यहाँ पर अपन देखते हैं हिमालय पर्वतमाला है तो जितनी भी बारिश और हवाएं होती है वो हिमालय से टकरा जाती है और ये वाला जो प्रदेश होता है वो शुष्क रह जाता है। क्योंकि जब भी राजस्थान में बारिश का हम देखते हैं तो राजस्थान में बारिश आती है पूरब से, यानी कि यहाँ से बारिश आती है और यहाँ आते आते क्या होता है, वो बारिश की जो टकराव होता है पहाड़ों से, हिमालय से टकराव होता है और वहीं पर बारिश के जो रुख होता है वो वहीं से मुड़ जाता है और यहाँ पश्चिमी भाग बिल्कुल शुष्क रह जाता है। पश्चिमी भाग यहाँ पर अगर हम माने तो जैसे जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, तो ये वाले जो प्रदेश होते हैं वो बिल्कुल शुष्क रह जाते हैं। तो राजस्थान का जो ये वाला पार्ट आता है, यानी कि पश्चिमी भाग है, वो बिल्कुल शुष्क प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक प्रदेश आता है अर्धशुष्क। ये वाला जो प्रदेश आता है वो होता है अर्धशुष्क। ये तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो गया, ये हो गया पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अब यहां पर हम बात करते हैं अर्धशुष्क प्रदेश क्यों कहा गया है। इसको अर्धशुष्क प्रदेश इसीलिए कहा गया है बेटा कि जब दक्षिण पूर्व से आने वाली जो बारिश है वो यहाँ करती है, यहाँ करेगी बारिश, उसके बाद जब वो कुछ रह जाती है तो वो यहाँ जो बची कुची होती है वो यहाँ पर बरस जाती है और यहाँ तक उसको आने का मौका नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ कभी किसी साल में बारिश आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, यानी अर्धशुष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा अरावली प्रदेश, ये होता है हमारा अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश क्या, जो राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है। अरावली प्रदेश क्या है, जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, यानी 50 सेंटीमीटर और 50-50 के भाग में इसको डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट आता है अपना पूर्वी मैदान, तो ये है अपना पूर्वी मैदान और बाकी जो बच जाता है अपना ये वाला भाग, ये हो जाता है अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये हो गया अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये चीज तो आप यहाँ पर समझ ही चुके होंगे कि राजस्थान के जो भूभाग है उनको
5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, ये पहला नंबर है आपका शुष्क, दूसरा अर्ध शुष्क, तीसरा अरावली, चौथा पूर्वी मैदान और पांचवा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब आप सोचोगे कि मैम हमने तो 6 भी पढ़े हैं, 7 भी पढ़े हैं। जी हाँ, बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे भूगोल जो भूशास्त्री होते हैं उन्होंने, जैसे कि थांडाइक ले लो, है ना, ट्री वार्था ले लो, इन्होंने क्या करा कि अपने जो भूभाग है, भू प्रदेश है, उनको अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग भागों में उनको डिवाइड कर दिया है। जैसे AW, BW, BS, HW, AW, AW, और इस तरीके से उन्होंने अपना भू प्रदेशों को डिवाइड कर रखा है। लेकिन हम यहाँ पर एक सामान्य तौर पर पढ़ते हैं, हम किसी के दी हुई थ्योरी पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो उसी थ्योरी पर पढ़ रहे हैं जिस थ्योरी पर राजस्थान को डिवाइडेशन किया गया था। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का डिवाइडेशन 5 ही भागों में किया गया था सामान्य तौर पर। लेकिन आगे जब हम ट्री वार्ता, थॉर्नडाइक और इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, तब मैं उसके अंदर आपको सारा ही बता दूंगी कि उन्होंने किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया था। चलिए अब हम एक एक भौतिक प्रदेश को अच्छे से पूरी डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों की। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एक तो ये है कि सबसे बड़ा प्रदेश है। हमने यहाँ पर इसकी विशेषताएं लिखी है। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने ये लाइन खींचकर यहाँ पर क्यों लिखा? वो इसीलिए लिखा क्योंकि हम पांचों भौतिक स्वरूपों को एक साथ पढ़ेंगे, तो एक ही स्क्रीनशॉट में आपको ये सारी चीजें आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये हमारा पहला प्रदेश है। ये पूरा ही सबसे बड़ा प्रदेश, यानी बहुत सारा जो एरिया है वो ये ही कवर कर लेता है। इसमें 3 समान पेटियां हैं, एक तो है मरुस्थली, दूसरा है बांगर, तीसरा है राही। मरुस्थली जो होता है वो अधिकतर यहाँ पर क्या बनाते हैं, बालू का स्तूप। क्या बनाते हैं? बालू का स्तूप। क्या होते हैं? जो मिट्टी के टीले बन जाते हैं उनको बालू का स्तूप कहा जाता है। दूसरा होता है यहाँ पर बांगर। ये बांगर जो होते हैं वो भी यही चीज़ है, मिट्टी, रेतीली मिट्टी जो होती है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाती है। तीसरा होता है राही। राही यानी कि बालू का स्तूपों के जो बड़े बड़े मैदान होते हैं उनको बोला जाता है। इनका प्रवाह कहाँ होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर इनका विस्तृत होता है। यानी कि जब इस तरीके से आती है तो ये क्या करती है, वहीं पर जम हो जाती है। फिर जो कुछ बची कुची होती है हवा के सहारे आगे बढ़ जाती है, फिर जो बची कुची होती है वो पूर्व साइड में चली जाती है। तो इसका प्रवाह यानी कि जो मिट्टियां होती है, यहाँ की बालू का स्तूप जो होते हैं, इनका प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर होता है। हमने अभी राजस्थान के नक्शे में भी देखा था कि पश्चिम से पूरब की ओर इसका प्रवाह होता है मैदानों का, लेकिन जो वर्षा होती है उसका प्रवाह क्या होता है, पूरब से पश्चिम की तरफ होता है। अब यहाँ पर जो वर्षा रेखा बनती है वो 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा बनाई जाती है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पर तो क्या होता है, राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया जाता है। इस चीज को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर क्या बनती है, बालू की पहाड़ियां बनती है। बालू की पहाड़ियां, बालू मतलब मिट्टी, मिट्टी की बड़ी बड़ी पहाड़ियां बनती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, दोरे। ये जो दोरे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार MCQs वाले क्वेश्चन जब हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं तब इस दोरे के बारे में जरूर पूछा जाता है कि दोरे क्या होता है। दोरे वो बालू की पहाड़ियां होती है जो स्थानीय भाषा में उनको दोरे कहा जाता है, और वो कहाँ बनती है, मरुस्थलीय प्रदेशों में बनाई जाती है। मरुस्थल कहाँ? पश्चिम के मरुस्थलों में बनाई जाती है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि अर्धशुष्क प्रदेश क्या होता है। तो जब हम बात करेंगे अर्धशुष्क प्रदेशों की, तो सबसे पहले हम उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, अर्धशुष्क प्रदेश क्या होता है? अर्धशुष्क प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेशों से ही बांटा हुआ एक भाग होता है। यानी अगर हम बात करते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय का जो फैलाव होता है उसी को बीच में से, यानी कि उसी को बीच में से अगर हम काट दें तो अर्धशुष्क प्रदेशों का निर्माण होता है। इसका विस्तार उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ होता है। इसका विस्तार उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ होता है, और 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। यानी कि मरुस्थल का ही एक भाग होता है, लेकिन कुछ ऐसा प्रदेश होता है जहां पर कभी कभी बारिश भी आ जाती है, तो उसको अर्धशुष्क प्रदेशों में गिना जाता है। अर्धशुष्क प्रदेशों में भी जो वर्षा रेखा होती है वो 25 सेंटीमीटर तक होती है। बहुत बार तो मरुस्थलीय प्रदेशों में बारिश ही नहीं आती है, लेकिन अर्धशुष्क प्रदेशों में कभी कभार ऐसा होता है कि कभी साल 2 साल में फिर भी बारिश आ जाती है। और यहाँ पर क्या है कि आंतरिक प्रवाह का भाग बनता है। आंतरिक प्रवाह क्या होता है, जिसको राजस्थानी भाषा में बांगड़ कहा जाता है। बांगड़ जिसको बोलते हैं वही आंतरिक प्रवाह का एक भाग होती है, और यही अर्धशुष्क प्रदेशों कहलाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अर्धशुष्क प्रदेशों के बाद अरावली।
अरावली तो बहुत ही मेन है और अरावली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान में मेन अरावली है, जिससे बारिश का जो मेन रीज़न है वही अरावली पर्वत कहा जाता है। और पूर्वी दक्षिणी भाग में जो बारिश होती है वो इस अरावली की वजह से ही होती है। पश्चिमी प्रदेशों में जो मरुस्थल है वो भी इस अरावली की वजह से ही है, क्योंकि ये बीच में एक चोटी के जैसे खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अरावली पर्वतों की। चलिए, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसको आड़ा वाला पहाड़ कहा जाता है। आड़ा वाला पहाड़ क्यों कहा जाता है, मैंने आपको अभी बताया था। जब हमारे यहाँ पे पूर्व दक्षिण से आने वाली जो वर्षा होती है, वर्षा का जो प्रवाह होता है इस अरावली प्रदेश के कारण, यानी इस अरावली की चोटियों के कारण क्या होता है कि हमारा जो पश्चिमी भाग है वो बिल्कुल सूखा रह जाता है, शुष्क रह जाता है, और उसको हम मरुस्थल बोलते हैं या अर्धशुष्क मरुस्थल कहा जाता है। दूसरी बात है, इसका जो फैलाव है, यानी कि अरावली प्रदेश का जो फैलाव है वो है दिल्ली से गुजरात के जो खेड़ ब्रह्मा है वहां तक इसका फैलाव आता है, यानी कि दिल्ली से नीचे गुजरात तक इसका फैलाव है। गुजरात में भी कहाँ तक, खेड़ ब्रह्मा तक इसका फैलाव आता है। ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, यानी कि जो इसका अरावली की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व से, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका रीज़न है, देखो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, और इसका जो इसकी जो ये बहुत ही सकड़ी होती जाती है, इसका जो फैलाव है ना बहुत सकड़ा हो जाता है। यानी नीचे से अगर हम देखें तो ये तो अपने अर्धशुष्क प्रदेश आ गए इधर पश्चिम में, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अरावली इस तरीके से ऊपर से सकड़ी होती जाती है, ये इस तरीके से, यानी नीचे से तो चौड़ी और ऊपर से सकड़ी होती जाती है। नीचे से इसका जो विस्तार है वो कम होता जाता है। दक्षिण पूरब से उत्तर पूर्व की ओर इसका जो विस्तार है वो कम होता जाता है और ये सकड़ी होती जाती है। अब इसका जो है, देखो, सिरोही में माउंट आबू, इसकी जो सबसे बड़ी चोटी है वो है गुरु शिखर, जो कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में, जिसकी लंबाई है 1722 किलोमीटर। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये इसकी अधिकतर लंबाई पूछी जाती है 1722 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको संतों का शिखर किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। जी हाँ, इसको संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड को हम क्या कहते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है इसको, और इतिहास का पिता भी इसको कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड की तो बहुत सारी बातें हैं, हम फिर से एक बार इसके बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम अरावली प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मरुस्थलीय प्रदेश क्या है, अर्धशुष्क क्या है और अरावली प्रदेश क्या है। अरावली प्रदेश क्या है कि ये 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा बनाती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा बनाती है, ये 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा बनाती है। ठीक है, तो ये तो हुए अपने अरावली प्रदेश। अब अपन आगे पढ़ेंगे इसके पठारी भाग और अब इसके मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी और दक्षिण पठारी भाग। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेशों की। तो सबसे पहले जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेशों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो फैलाव है वो कहाँ है, पूर्वी भाग में इसका फैलाव है। कहाँ पर है इसका, पूर्वी भाग में इसका फैलाव है। यहाँ पर एक चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन का निर्माण होता है। अब ये चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन क्या है, ये नदियों का संगम होता है यहाँ पर। यानी कि जैसे चंबल नदी है तो इसमें मिलने वाली जो बहुत सारी नदियाँ होती है तो वहाँ पे क्या चंबल बेसिन का निर्माण हो जाता है, क्योंकि इधर से भी नदी आ रही, इधर से भी नदी आ रही, तो वहां पर एक बहुत बड़ी नदी बनकर चंबल बेसिन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक बनास बेसिन है। बनास बेसिन क्या है कि मालपुरा और करौली के बीच में एक ऐसा मैदान आता है जिसे हम छप्पन का मैदान भी कहते हैं। यानी कि जब आपसे कभी पूछा जाए कि छप्पन का मैदान किन क्षेत्रों में आता है तो आप ये बोल सकते हो कि पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में या पूर्वी मैदानी प्रदेशों में छप्पन का मैदान आता है। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आती है और हमें याद रखनी ज़रूरी होती हैं। अब पांचवा आ जाता है, मैंने पांचवा यहीं पर लिख दिया कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्या है कि दक्षिण और पूर्व जो क्षेत्र है उसको, यानी कि हाड़ौती का पठार उसको बोला जाता है, हाड़ौती क्षेत्र उसको बोला जाता है। ये हाड़ौती का पठार यहाँ पर है। इसको यहाँ पर एक जगह है भैंसरोडगढ़, है ना, इसको बोला जाता है, मतलब हाड़ौती क्षेत्रों में ही भैंसरोडगढ़ है, इसको बोला जाता है यहाँ पर
ऊपर माल का, यहाँ पर एक ऊपर माल का पठार है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर भैंसरोडगढ़ के यहाँ पर एक जलप्रपात बनता है, उस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात। क्या है? तो जब भी आपसे कभी पूछे कि राजस्थान में दक्षिणी पठारी प्रदेशों में या भैंसरोडगढ़ के निकट, या आपसे ये पूछ ले कि हाड़ौती क्षेत्रों में जो एक जलप्रपात बनता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है चूलिया जलप्रपात बनता है, जो भैंसरोडगढ़ के निकट ही बनता है। दूसरा, यहाँ पर किस तरह की पहाड़ियाँ मिलती है? मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ, क्योंकि बूंदी तो अपने यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्रों में ही आता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, है ना। तो ये हाड़ौती प्रदेश है और यहाँ पर बनने वाले जो पहाड़ियाँ हैं वो है मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ। एक बार आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें, ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपको अच्छे से याद हो। इसको थोड़ा सा आप जूम इन करके देख सकते हो, तो ये पांचों चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से दिख जाएगी। अब आपके मन में एक चीज़ का सवाल आता होगा कि मैम ने ये पांचों तो करवा दिए, लेकिन अब थॉर्नडाइक और ट्रेवार्था और इनके कौन करवाएगा? तो इसी के बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी वो मैं ट्रीवार्था और थॉर्नडाइक, थॉर्नवेट है और ट्रीवार्था है, इन दोनों को कंपैरिजन में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वाली जो क्लास आएगी वो आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इस वाली क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पांचों भौतिक प्रदेश अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनके अंदर वो सारी